हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? होप ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, लास्ट चैप्टर हमने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर किया था। उम्मीद है सबको वो चैप्टर पसंद आया होगा। बच्चों की डिमांड पे हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 10 के लिए। चैप्टर नेम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके। थोड़ा मेरा आज गला खराब है तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। देखो, लाइट क्या होता है ना, जो सन से रेज बाहर निकल के आ रही है, जो बल्ब या ट्यूबलाइट से जो रेज बाहर निकल के आ रही है, वो क्या है? लाइट है ना। लाइट एक ऐसी चीज है, या उसको हम देखो, लाइट एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, नाइट में क्या हो जाता है? नाइट में अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उस टाइम क्या रहती है? लाइट रहती नहीं है, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो लाइट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम सभी चीजों को हम देख पाते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया था, रेज, है ना। सन से जो रेज निकल के बाहर आ रही है वही क्या है? लाइट है ना। ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सभी क्या है? लाइट के फॉर्म्स है ना। रे और लाइट में फर्क क्या है ना? रे और लाइट में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे एंड लाइट? रे क्या होती है? रे का एक क्या है? ओनली इनिशियल पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट नहीं होता। और लाइट का क्या रहता है? इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट वो दोनों होते हैं। इसलिए बोलते हैं लाइट हैज बोथ टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट, रे हैज ओनली इनिशियल पॉइंट। ओके। तो लाइट की हेल्प से हम क्या देख सकते हैं? हमारे तरफ जो सारी चीजें हैं, सराउंडिंग है, उसको हम इजिली देख पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, लाइट क्या होता है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है ना। लाइट क्या है? एनर्जी। अब आप सभी की डाउट होगा, सर एनर्जी कैसे है? देखो, आप एक काम करो, दोपहर के 12 बजे सूरज सन के सामने खड़े हो जाओ तो आपको क्या फील होगा? गर्मी फील होगी ना, कुछ गर्म हॉटनेस फील होगी, कुछ गर्म गर्म महसूस होगा। तो गर्म गर्म क्या है? वो हॉटनेस क्या है? वो वेट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? जो लाइट है वो क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड एग्जांपल, सर्दियों में हम हीटर के पास बैठते हैं, है ना। हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? हीटर के पास बैठते हैं। जो हीटर क्या करता है? एक लाइट इमिट करता है रेड कलर का, है ना। एक रेड कलर का लाइट इमिट करता है। वो लाइट क्या हो गया? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस, वो हमें हेल्प करता है टू सी सराउंडिंग। वो क्या करता है? हमारे चारों तरफ के वातावरण को, चारों तरफ की चीजों को देखने में हेल्प करता है। जैसे नाइट में हम क्या सभी चीजों को देख नहीं पाते? क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि नाइट में सन नहीं होता, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। ठीक है। तो लाइट का हमारे जीवन में, लाइफ में क्या एक बहुत अच्छा रोल है। अब लाइट की क्या है? कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है। लाइट इज ए ईएम वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये ईएम वेव के बारे में पूछा गया है सीबीएसई में। फुल फॉर्म ऑफ ईएम वेव। ईएम का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट का क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रहता है। लाइट क्या करती है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो लाइट क्या है? वो एक अलग पाथ में ट्रेवल करती है। इसको मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू पास, है ना। एक लाइट एक ऐसी चीज है, ये एक वेव है जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए पास होने के। लाइट हर जगह जा सकती है, लाइट हर जगह ट्रेवल कर सकती है। लाइट एयर में ट्रेवल कर सकती है, वाटर में ट्रेवल कर सकती है ना। तो लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल या मीडियम। ओके। नेक्स्ट क्या हमारा? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, है ना। लाइट हमेशा क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। जैसे हमारा जो बल्ब, घर में बल्ब जलता है तो हम क्या देखते हैं? बल्ब के नीचे या बल्ब के जो अपोजिट में रहता है वहां पर ज्यादा रोशनी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि लाइट क्या है? एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करती है। देखो, जैसे मान लो ये हमारा क्या बल्ब है घर पर, ठीक है। तो लाइट क्या करती है? हमेशा ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करती है। क्या करती है? स्ट्रेट ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या है? लाइट कास्ट शेडो। शेडो मीन्स छाया, है ना। जो लाइट है वो क्या बनाती है? हमारी शेडो बनाती है। जैसे आपने दोपहर में जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, है ना, धूप में, तो आप क्या देखते हो? हमारी शेडो वो देखते हैं। हमारी शेडो बनती है। ये किस वजह से बनती है? लाइट की वजह से बनती है। ओके। तो लाइट कास्ट शेडो या लाइट फॉर्म शेडो। ओके। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वैक्यूम में कितना रहती है? 3 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। मतलब ये बहुत ज्यादा तेज स्पीड है ना। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग है,
लाइट का स्पीड वैक्यूम में ये है, तो लाइट का स्पीड एयर में कितना होगा, है ना। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में इससे कुछ कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि एयर में अंदर क्या रहता है, कुछ रेजिस्टेंस रहता है, डस्ट पार्टिकल रहते हैं, है ना। तो इसलिए क्या रहता है, एयर के अंदर उसका जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, मतलब क्या हुआ, जो हमारा स्पीड है या लाइट का वेलोसिटी है वैक्यूम में ज़्यादा होगा और एयर में कम होगा। नेक्स्ट क्या है, लाइट हैज़ ड्यूल नेचर। लाइट के दो नेचर हैं, वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और एक वेव की तरह बिहेव करती है। बच्चों को इसको कन्फ्यूजन समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पार्टिकल मतलब लाइट एक पार्टिकल है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और प्लैंक्स ने क्या कुछ डिस्कवरी की, उनके बेसिस पे उन्होंने बताया कि लाइट के दोनों नेचर है। लाइट एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव भी करती है और एक लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करती है ना। पार्टिकल मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी हार्ड स्टोन है ना, जो लाइट है वो क्या है, पार्टिकल से बनी हुई है। जैसे मान लो मैं एक स्टोन उठाकर फेंकता हूँ ना, तो लाइट भी क्या है, कुछ पार्टिकल से या कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। और सेकंड क्या है, लाइट का क्या है, वेव नेचर है। लाइट क्या है, वेव नेचर में ट्रेवल करती है। अब जैसे वेव नेचर, जैसे आप मान लो नदी के पास गए, आपने क्या, ये पत्थर उठाया नदी में फेंका, तो क्या होगा, वो जब वो पत्थर नदी में जाता है तो चारों तरफ क्या बनता है, जैसे मान लो ये पॉन्ड्स है हमारा ना, ये पॉन्ड्स है, जैसे पत्थर इसमें जाएगा तो ऐसे ऐसे क्या बनेगी, सर्कल बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम वेव्स। तो आपने देखा होगा जो पानी ट्रेवल करता है वो ऐसे ट्रेवल करता है ना, ऐसे ऐसे वेव ट्रेवल करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव नेचर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस। जब भी लाइट हमारी किसी सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो दो फिनोमेना एग्जिस्ट होते हैं। कौन कौन से फिनोमेना एग्जिस्ट होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। जब भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो क्या होता है, दो फिनोमेना होते हैं। क्या होते हैं, जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे लाइट आई, ये तो क्या करेगी, या वापस टकरा के चली जाएगी या इस मीडियम में से पास हो जाएगी। जैसे मान लो हमारे घर पे इमेज होगी, हम क्या करते हैं, टॉर्च लेते हैं और देखो आपको बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ से हम क्या करते हैं, टॉर्च से हेल्प से इसके ऊपर लाइट डालते हैं, तो क्या होगी, टॉर्च में लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। बट मान लो यहाँ से हम क्या करते हैं, 100 लाइट छोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 90 लाइट ही वापस आएगी और बाकी का लाइट क्या हो जाएगी, इस सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व हो जाएगी। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। नोट, तब तक इसको क्या करो, आप नोट करो। तो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस। समझ में नहीं आया बच्चों, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लिया हमारे पास क्या, कोई टॉर्च लिया हमने, यहाँ पर हमने क्या किया, एक टॉर्च लिया। ओके, अब हमने टॉर्च को क्या किया, एक प्लेन सरफेस के ऊपर इसको इसकी तरफ किया, तो क्या होगा, लाइट यहाँ से इंसिडेंट होकर ऐसे ही रिवर्ट बैक हो जाएगी, है ना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग ओवर, मतलब यहाँ से पे आई, टकराई और वापस चली, मतलब ऐसे लाइट आई और ऐसे टकरा कर चली गई। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, जैसे देखो यहाँ से क्या है, मान लो ये सन है हमारा ना, ये क्या है, सन है। अब सन ने क्या किया, इस किसी सरफेस के ऊपर क्या हुआ, लाइट को डाला। इसी जो लाइट रेज हम सरफेस के ऊपर डालते हैं उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, सन ने क्या किया, इस सरफेस के ऊपर लाइट को डाला, ये लाइट यहाँ पर स्ट्राइक हुई और ये वापस क्या आ गई, रिवर्ट बैक हो गई, है ना। इसी को, या बाउंसिंग बैक हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब हिंदी में मीनिंग क्या है, कि जो लाइट किसी सरफेस के ऊपर डल रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो डलने के बाद वहां से उठकर किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्या हमारी इंसिडेंट रे, इस सरफेस के ऊपर टकराई यहाँ से और वापस रिवर्ट बैक हो गई, है ना, बाउंस बैक हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन बना रखी है
इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे बोलेंगे। नॉर्मल रे क्या होती है, सरफेस के क्या ऊपर होती है, परपेंडिकुलर रहती है। अब लिख लीजिए, नॉर्मल रे इज दैट रे विच ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे सरफेस पर टकराती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आया समझ में? देखो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर टकराती है, टकराकर वापस किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोल। जैसे हमने क्या किया, हम जैसे बच्चे क्या करते हैं, बॉल के साथ खेलते हैं, दीवार पे बॉल को हिट किया है ना, तो वापस ये टकराकर दीवार से किसी जिस एंगल पे हम फेंकते हैं उसके अलावा दूसरे एंगल पर वो हमारे पास आती है। तो जो जिस एंगल पे हमने बॉल को दीवार पे फेंका वो क्या हो गया, इंसिडेंट रे, और जो टकराकर वापस आ गई वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट या रिवर्ट बैक ऑफ ए लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। नोट करें आप इसको। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ये। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो कैसे करते हैं, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर दो लॉ आते हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर दो लॉ है, कौन कौन से हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, दैट इज I इज इक्वल टू एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, है ना। तो I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R क्या हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों को नहीं समझ में आया सर I और क्या है, नीचे आते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो नेक्स्ट क्या हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो हमारे लाइंस हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे है, वो सभी क्या है, एक प्लेन में लाई करती है। ये हमारे सिर्फ दो ही लॉ हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ कौन कौन से हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइन इन सेम प्लेन। देख जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये पॉलिश सरफेस है ना, वेल पॉलिश्ड सरफेस है। हमने क्या किया, यहाँ से कोई लाइट डाला, मैंने मान लिया यहाँ पर टॉर्च लिया है ना, टॉर्च से क्या किया मैंने, एक लाइट यहाँ पर डाला, ये क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, मैंने क्या किया, टॉर्च की मदद से इस पॉलिश सरफेस के ऊपर लाइट को डाला। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जिस एंगल पर ये लाइट, जिस एंगल पर, ध्यान से सुनो, जिस एंगल पर ये लाइट इस सरफेस पर टकराएगी उसी एंगल पर ये वापस चली जाएगी, है ना। ध्यान से सुनो फिर दोबारा, जिस एंगल पर ये लाइट इस सरफेस पर टकराएगी उसी एंगल पर ये वापस चली जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जब ये लाइट रे इस सरफेस पर टकराए तो इसने क्या एंगल बनाया, आई एंगल बनाया, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये टकराने के बाद ये वापस जाएगी, आपको पता है ना, वापस जाएगी तो क्या बनाएगी, एंगल आर बनाएगी। और एंगल आर क्या हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी लाइट रे जब किसी भी सरफेस के ऊपर टकराती है तो जितने एंगल पर वो टकराएगी उतने ही एंगल पर वो वापस चली जाएगी। ठीक है, आया सबको समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और नेक्स्ट क्या हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाइन इन सेम प्लेन, है ना। देखो सभी को दिख रहा है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्या देखो सभी क्या है, एक ही प्लेन में है ना। मान लो ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, देखो मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो तीनों लाइन क्या है, एक ही प्लेन में है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन इन सेम प्लेन। आया सबको समझ में? एक बार नोट करो इसको। नेक्स्ट क्या है, इसी को हम थोड़ा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से देखते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, ओके। अब यहाँ से हमारा लाइट क्या है, स्ट्राइक किया और अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये वापस चला जाएगा, है ना। तो मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अभी आपको बताया ना, मान लो ये एंगल 35 है तो ये एंगल कितना होगा, वेरी गुड, 35 होगा। क्यों होगा, बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, बराबर। मतलब अगर ये 35 पे टकराएगा तो ये 35 पर ही वापस जाएगा। मान लो यहाँ पर एंगल मान लो 45 बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 45 बनेगा। ठीक है, आया समझ में। जैसे न्यूमेरिकल है, मान लो को ये हमारी क्या है, ये लाइट है हमारी, है ना। ये लाइट क्या हुआ, इस पॉलिश सरफेस के ऊपर हमने इसको क्या किया, परपेंडिकुलरली, इसको मान लो यहाँ पर टॉर्च हमारा, और इसको हमने एकदम क्या परपेंडिकुलरली सरफेस के ऊपर रख दिया, है ना। लाइट ऑन किया, परपेंडिकुलर सरफेस पे हुआ, तो पूछ रहा क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों एंगल पूछ रहा है। तो बताओ क्या होगा। देखो जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो कम टू अवर बेसिक। बेसिक में क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच की एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपको नोट करना नोट भी कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नॉर्मल रे भी यहीं पर है ना। नॉर्मल रे भी क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना हुआ, देखो दोनों परपेंडिकुलरली है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0। देखो सेम ही आ रही, ऐसे ही नॉर्मल रे है और ऐसे ही हमारी क्या है, इंसिडेंस रे है। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना हो गया, 0। और तो मैंने क्या बताया था आपको, लाइट क्या होगी, बाउंस बैक करेगी, मतलब वापस उसी पाथ में चली जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे सॉरी नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो फिर अगेन वापस चली गई, तो वापस चले गई, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, अगेन 0। आया समझ में, ये क्या सीबीएसई में पूछा गया सवाल है। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन व्हेन ए टॉर्च या लाइट इज परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, है ना, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। तो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, 90 डिग्री आंसर लिखते हैं, वो बिल्कुल क्या है, रॉन्ग आंसर है। हमारा आंसर क्या होगा, 0 एंड 0, है ना। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो ऑटोमेटिकली सी बात है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। आया सबको समझ में, ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्या हमारा, इमेज। देखो बच्चों, मैं अपनी क्लासेस में एकदम सभी बच्चों को बेसिक से उठा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट करा रहा हूँ। एकदम जो भी बच्चा 0 लेवल से है मैं उसको 0 लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल एकदम बॉटम लेवल से। देखो इमेज क्या होती है ना, जैसे हमारे एग्जाम अभी एक टॉपिक्स में आगे क्या हमारा, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ना। इससे पहले मैं जो भी इमेज होता क्या है वो आपको बता रहा हूँ ना। इससे आपको क्या होगा, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, है ना, ये सभी कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, इमेज। इमेज होती क्या है ना, इमेज मतलब क्या है, जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो गए तो वहाँ हमें हमारा इमेज दिखता है ना। जैसे सिनेमा हॉल में गए, वहाँ पर हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें वहाँ भी क्या दिखता है, इमेज दिखता है। जैसे आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो ये भी क्या है, टाइप ऑफ इमेज ही है ना। जैसे आप फोटो देख रहे हैं किसी का, मिरर में देख रहे हैं, सिनेमा हॉल में देख रहे हैं, ये सभी क्या है, इमेज के टाइप्स, है ना। तो इमेज क्या 2 टाइप की होती है ना। इमेज क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है ना। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। क्या होती है, वर्चुअल इमेज। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है ना, रियल इमेज मतलब एक ऐसा इमेज जो रियल में बनता हो, है ना। जैसे आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो ये क्या है, एक रियल इमेज है। जैसे आप मान लो मूवी देखने जा रहे हैं ना, जवान मूवी देखने जा रहे हैं ना, तो आपने क्या देखा, शाहरुख खान को देखा, उसमें शाहरुख खान का वो जो इमेज है वो क्या है, रियल इमेज है, ना कि वर्चुअल। वो उसमें शाहरुख खान को रियल में दिखाया गया। तो आप बच्चों को कन्फ्यूजन का हो सब, वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज जैसे आप मिरर के सामने सुबह ब्रश वगैरह करते हैं, शेविंग करते हैं ना, मेकअप करते हैं, तो आप जो इमेज अपनी मिरर में देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल मतलब नकली इमेज, है ना, रियल में इमेज नहीं है, वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। जैसे मान लो आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो, है ना,
तो क्या आप मिरर वाली इमेज को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। तो उसका मतलब क्या हो गया, वो इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है। और जो सिनेमा हॉल, वीडियो, फोटोज़ में हम जो देख रहे हैं वो क्या हमारी रियल इमेज है। आओ देखो चलते हैं आगे। तो रियल इमेज क्या होती है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, है ना। जो भी इमेज हम किसी को स्क्रीन पर लेके आ सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। जैसे किसी की चीज़ की हम फोटो ले सकते हैं ना, जैसे हम अपनी फ़ोटो लेते हैं, किसी भी ट्री, प्लांट, कुछ की भी फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो मतलब स्क्रीन, शॉर्ट स्क्रीन का मतलब क्या हो गया? एक फ़ोटो लेना, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रीन बोलते हैं ना। जैसे आप आपने देखा होगा जो हमारे आज से पहले जो कैमरा आते थे पुराने वाले, है ना, एनालॉग कैमरा आते थे, उसमें एक नेगेटिव निकलता था ब्लैक कलर का, है ना। तो जब भी हम जाते थे वो क्या, वो नेगेटिव ही क्या होता था? स्क्रीन कहते थे उसको। आजकल क्या डिजिटल कैमरा आ गए हैं तो क्या वो सॉफ्ट कॉपी रहती है, बट पहले क्या थी? एक स्क्रीन टाइप में या नेगेटिव टाइप में मिलता था हमें, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होती है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। मतलब रियल इमेज वो इमेज होगी जिसकी हम फोटो ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हम रियल इमेज बोलते हैं। जैसे इमेज फॉर्म्ड इन सिनेमा हॉल, इमेज फॉर्म्ड इन वीडियो, इमेज फॉर्म्ड इन फोटोग्राफ इज कॉल्ड रियल इमेज। अब रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज के क्या है? कब बनेगी, है ना। रियल इमेज बनने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 रे होनी चाहिए, है ना। एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रे होनी चाहिए। अगर 2 से कम इंसिडेंट रे है तो हमारी इमेज नहीं बनेगी, ना रियल बनेगी ना वर्चुअल बनेगी। तो एग्जाम आप लिख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर रियल इमेज टू बी ऑब्टेन्ड वी रिक्वायर एटलीस्ट, मिनिमम हमें क्या? एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रे। देखो मान लो हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन ए यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से हमने क्या किया? इंसिडेंट रे नंबर 1, इंसिडेंट रे नंबर 2, हमने यहाँ पर क्या किया? इसको एक मिरर के ऊपर डाला, ठीक है। ये हमारा क्या है? मिरर है, इसके ऊपर डाला तो क्या हुआ? ये दोनों रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट आई पर मिल गई, और आई पॉइंट हमारा क्या है? इमेज पॉइंट। तो यहाँ से हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रेज हुई? 2, है ना। तो किसी भी इमेज को या रियल इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रे चाहिए। द रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, है ना। मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो हमें इमेज मिलेगी वो क्या होगी? रियल इमेज मिलेगी। रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाई कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। रियल इमेज विल फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट 2 रे एक्चुअली मीट, है ना। मैंने बताया ना आपको, रियल इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रे चाहिए, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो रियल इमेज हमने कर लिया था, अब हम करते हैं वर्चुअल इमेज। देखो रियल इमेज क्या होती है? रियल में एग्जिस्ट होती है ना। मैंने क्या होता है? रियल इमेज क्या है? स्क्रीन पे फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती, ठीक है। और देखो वर्चुअल इमेज क्या होती है? इसको अनरियल इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनरियल इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रीन या ऑन स्क्रीन, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। ए वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली लुकिंग इनटू द मिरर। जैसे देखो मैंने क्या बताया था, रियल इमेज क्या होती है? जैसे हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, वीडियो देख रहे हैं या कोई फोटो देख रहे हैं, तो वो क्या हमारी रियल इमेज है। बट वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो वर्चुअली दिखाई दे। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, है ना, फेस वॉश करते हैं, तो मिरर में देखते हैं, तो जो इमेज हमें दिखाई देती है मिरर में वो क्या होती है? हमारी वर्चुअल इमेज होती है, ओके। देखो वर्चुअल इमेज के लिए स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती। जैसे हम मान लो जो पहले वाले कैमरा आते थे उनमें जो नेगेटिव निकलता था वो हमेशा रियल इमेज में ही निकलेगा, वर्चुअल इमेज में नेगेटिव नहीं निकलेगा, ठीक है। देखो द इमेज ऑफ आवर फेस इन द मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। हम क्या, जो हमारा फेस है जो मिरर में देखते हैं उसको हम स्क्रीन पर लेके नहीं आ सकते, है ना। इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। इट कैन बी सीन ओनली बाई लुकिंग इनटू द मिरर। जो हम क्या है, हमारा जो वर्चुअल इमेज कब दिखेगा? जब हम उसको मिरर में देखेंगे। सो इमेज ऑफ आवर फेस इन द प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर के अंदर जितनी भी इमेज बनेगी, प्लेन मिरर मतलब हमारा जो नॉर्मली घर में मिरर रहता है जिसमें हम अपना मेकअप वगैरह करते हैं, हेयर कॉम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। इसमें बोल दिया, साइंस में इसको बोलते हैं हम प्लेन मिरर बोलते हैं, ओके। सो इमेज
ऑफ आवर फेस इन द प्लेन मिरर इज ए वर्चुअल इमेज। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनरियल इमेज, है ना। ये वास्तविक इमेज नहीं है, जो वर्चुअल इमेज को क्या बोलते हैं, अवास्तविक इमेज बोलते हैं, आभासी इमेज बोलते हैं, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन क्या है, ये एक टाइप का इल्यूजन है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम राजस्थान में जाते हैं तो कई बार क्या हमें पानी दिखता है बट वहाँ पर पानी नहीं होता। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इल्यूजन या मिराज का कंसेप्ट। तो ये क्या एक अनरियल इमेज है। क्या आप अपनी इमेज को जो मिरर में दिख रही है उसको पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते। ओके, देखो अब मैंने क्या बताया था, कोई भी इमेज को एग्जिस्ट होने के लिए, बनने के लिए उसको कम से कम 2 इंसिडेंट रे चाहिए, है ना। तो वैसे ही वर्चुअल इमेज में ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड when light ray coming from an object appear to meet at a point when produced backward after the reflection from the mirror। देखो समझा नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, O ऑब्जेक्ट है। O ऑब्जेक्ट ने अपने 2 इंसिडेंट रे 1 और इंसिडेंट रे 2 को मिरर के ऊपर डाला तो रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आ गई। जब हमने इसको पीछे बढ़ाया तो ये पीछे मिल गई, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इंसिडेंट रे रियल में मीट करती है, अगर मान लो यहाँ आके आपस में मिल जाती तो हम क्या बोलते हैं, इसको रियल इमेज बोलते हैं। बट ये यहाँ रियल में मिल नहीं रही, तो कहाँ मिल रही है, ये पीछे मिलाने पर मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर लाइन 2 लाइन है उसको मिरर पर डालते हैं, अगर वो रियल में मिरर के सामने कहीं कट करती हैं तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। अगर वो सामने कट नहीं करती बट पीछे बढ़ाने पर वो मीट करती हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज, ए कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। उम्मीद आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। रियल इमेज मतलब जो हम सिनेमा हॉल में, वीडियो में, फोटोग्राफ में जो देखते हैं वो हमारी होगी रियल इमेज। जैसे जवान मूवी हमने देखी तो उसमें शाहरुख खान की इमेज क्या है, वो रियल इमेज है ना। और हमारा जो मिरर के सामने जो हमारी इमेज जो देखते हैं वो क्या हमारी वर्चुअल इमेज है, ठीक है। आप नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्या हमारा, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर क्या होता है ना, जो हम घर में जो मिरर यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। द मिरर विच इज यूज इन डेली लाइफ एज ए हाउस होल्ड आइटम इज कॉल्ड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या रहता है, एकदम वर्टिकल रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी क्या है ना, ये मान लो ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर। इसका प्रॉपर्टी क्या है, इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑफ सेम साइज, है ना। प्लेन मिरर का पहला प्रॉपर्टी क्या है, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट इमेज का होगा। इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑफ सेम साइज, मतलब HI इज इक्वल टू HO, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट इमेज का होगा। जैसे हम मिरर में हम देखते हैं तो जितना हाइट हमारा दिख रहा है, हमारा जो दिख रहा है उतना ही हाइट हमारा फेस का उस तरफ होगा। जैसे मान लो मिरर में हम अपना हैंड देखते हैं तो क्या होता है, सेम साइज हमारा मिरर में दिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम इमेज फॉर्म विल बी ऑफ सेम साइज। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वही मिरर का इमेज से डिस्टेंस होगा, है ना। जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी, है ना। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मतलब मान लो ये हमारा क्या है, इमेज है, सॉरी मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है और इमेज से डिस्टेंस, मिरर का डिस्टेंस कितना v है, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, v, u इज इक्वल टू v। मतलब जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही दूर हमारी इमेज बनेगी मिरर से। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसको हमेशा याद रखना, इमेज विल बी ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, है ना। देखो यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, इरेक्ट एंड वर्चुअल, है ना। वर्चुअल तो मैंने आपको बता दिया कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, मतलब अनरियल इमेज होती है जो स्क्रीन पर नहीं बनती, जो हम मिरर में देखते हैं वो हमारी क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इरेक्ट। इरेक्ट इमेज मतलब सीधी इमेज, है ना। इरेक्ट मतलब सीधी, मान लो ये हमारी क्या है, ये लाइन हमारी है ना, ये हमारी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हमारी इमेज
इसके ऊपर बनती है तो हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज, है ना। और अगर इमेज इस लाइन के नीचे बनती है तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज, है ना। बट प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनेगी हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी। नेक्स्ट क्या है, इमेज विल बी लैटरली इन्वर्टेड। इमेज क्या होगी, हमेशा लैटरली इन्वर्टेड होगी। लैटरली इन्वर्टेड क्या होती है, जैसे मान लो ये मिरर हमारा, ठीक है, इसमें हमने कैपिटल लेटर लिख दिया बी। अगर हम मिरर में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये हमें ऐसे दिखेगा। मतलब जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट में हो जाएगा और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में हो जाएगा, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्टेड या लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और भी एग्जांपल लो, मान लो हम के ले लेते हैं, है ना, के ले लेते हैं तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। हम एल ले लेते, कोई भी लेटर ले लो आप, एल ले लो तो कैसा बनेगा, ऐसा इमेज बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। नोट कीजिए आप इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, लैटरल इन्वर्जन, है ना। एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन, है ना। देखो जैसे मान लो हम हमारा प्लेन मिरर, जो हमारे घर पे मिरर है उसके सामने हम अपना हैंड देखते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं, है ना। जो हमारा लेफ्ट वाला जो हमारा थंब होता है वो जैसे मान लो कि किस तरह डायरेक्शन में है, राइट में है ना, तो किस में दिखेगा, ये लेफ्ट में दिखेगा, है ना। जैसे मान लो अल्फाबेट ई है ना, तो मिरर में देखेंगे, आज आप घर के जाके देखना करके, लेटरल ई है, लेटर ई, तो मिरर में कैसा दिखाएगा, ये इस टाइप से दिखाई देगा। मतलब जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में कन्वर्ट। जैसे ई कैसा दिखेगा, इस टाइप का, बी भी कैसा दिखेगा, इस टाइप से, और के कैसा दिखेगा, ऐसा। मतलब लेफ्ट पोर्शन ऑफ इमेज विल कन्वर्ट इनटू राइट, राइट पोर्शन ऑफ इमेज विल कन्वर्ट इनटू लेफ्ट। जैसे पी क्या हो जाएगा, ये पी का पोर्शन क्या राइट में है ना, ये किस में आ जाएगा, लेफ्ट में। बट ऐसा नहीं कि सभी अल्फाबेट्स क्या है, सबका इमेज चेंज होगा। बट कुछ जो सिमेट्रिकल लेटर्स है हमारे, उनका क्या है, लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। जैसे ओ एम, है ना, ये क्या है, लेटर हमारे, इनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। जैसे लेटर ए हमारा, इसका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता, है ना। लेटर और हमारा कौन सा रह गया, है ना। और सबका जैसे मान लो हम एस देख लेते हैं, एस का क्या होगा, एस का लेटरल इन्वर्जन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, द अपैरेंट रिवर्सल ऑफ इमेज, है ना। रिवर्सल मतलब उलट जाना। द अपैरेंट रिवर्सल ऑफ इमेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट, है ना। रिवर्सल मतलब उल्ट जाना। द अपैरेंट रिवर्सल ऑफ इमेज, इमेज का उलट जाना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। आया सबको समझ में, नोट करो इसको। अब हम क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, है ना। न्यूमेरिकल क्या है, एक हमारे पास एक प्लेन मिरर दिया हुआ है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है, 3 मीटर। वो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो हमें बताना है फाइंड द साइज ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो देखो जब भी न्यूमेरिकल आते हैं तो अपने बेसिक कंसेप्ट को हमेशा रिवाइज करो, है ना। हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता था, है ना, जब भी कोई प्लेन मिरर होगा तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट इमेज का होगा। तो ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश, मतलब हमारा इमेज भी कितना होगा, 3 मीटर का। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, मिरर का ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस कितना है, 4। तो मैंने क्या बताया था प्लेन मिरर के केस में, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर का इमेज से होगा। इसका मतलब ये भी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर आंसर। इसका आंसर कितना हो गया, 3 मीटर, और इसका आंसर हो गया 4 मीटर। नेक्स्ट ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट क्या होगी बताओ, कितना, ये 4 + 4 8। तो मतलब हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, 8 मीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर। नोट करो इसको।
तो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे हमारा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर बनता है ना। कनकेव मिरर कैसे बनता है, फैक्ट्री यूज पे कैसे बनता है, फैक्ट्री में क्या रहता है, ग्लास बॉल रहता है ना, एक ग्लास का एक बॉल बनाते हैं वो, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसको ऐसे कट कर देते हैं, कैसे, ऐसे कट करते हैं या कुछ इस एंगल पर कट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो शेप बन गई। कौन कौन सी शेप बन गई, एक तो इस टाइप की शेप बन गई और एक इस टाइप की शेप बन गई, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉनकेव मिरर, और ये क्या हो गया हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये क्या हो गया हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। देखो अब देखो इसका डेफिनेशन देखो, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर ऑफ विच हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस, देखो मिरर के पास दो सरफेस होते हैं ना, आप अपने घर में भी जाके देखना, जो हम प्लेन मिरर जो हम घर पे यूज करते हैं, तो एक तरफ तो क्या रहता है, पॉलिश सरफेस रहता है जिसमें हम देखते हैं, और उसके पीछे क्या रहता है, एक कोटिंग सी लगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर ग्रेजिंग या ओपैक सरफेस। उसमें से हम हमें दिखेगा नहीं, मतलब उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पर है, जब भी कोई स्फेरिकल बॉल को हम कट करते हैं तो दो टाइप के शेप मिलते हैं, कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में क्या रहता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाला रहता है, और जो कनकेव मिरर है उसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहता है, इनवर्ड रहता है। क्या रहता है, इनवर्ड, और इसमें क्या रहता है, आउटवर्ड। दोबारा सुन लो, कनकेव मिरर में जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या रहता है, इनवर्ड रहता है ना, C फॉर कनकेव, और वो क्या रहता है, इनवर्ड रहता है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या रहता है, आउटवर्ड रहता है। देखो डेफिनेशन देखते हैं, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। मतलब एक जो स्फेरिकल मिरर होता है वो ग्लास एक बॉल का एक पार्ट होता है जिसके अंदर एक सरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना। जो स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। जैसे मैंने आपको बताया, हमें फैक्ट्री लेवल पे क्या रहती है, ग्लास बॉल रहती है और उसे किसी एंगल पर काटा जाता है, तो वहां से हमारे पास क्या बन गए, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड रहता है, और कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड रहता है, ठीक है। देखो कनकेव, जैसे यहाँ पर देख लो, ये हमारा ग्लास बॉल है ना। अब ये कौन सा मिरर हमारा हो गया, कॉन्वेक्स। ये कौन सा हो गया हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर है, और ये क्या हो गया हमारा, इनवर्ड, कनकेव मिरर। ये क्या हो गया हमारा, कनकेव मिरर, और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, इनवर्ड होगा, है ना। आया समझ में, ठीक है। और जो मैं ये जो लाइन लगा रखी है मैंने, ये क्या है, ओपैक सरफेस है ना, सिल्वर्ड सरफेस, सिल्वरिंग सरफेस भी बोल देते हैं इनको, जिसमें से लाइट पास नहीं होती, ना ही उसमें से हम अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है। तो कनकेव मिरर क्या रहता है, कनकेव मिरर इज दैट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, है ना। बताया ना मैंने, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा ना, इनवर्ड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हम कनकेव मिरर बोलते हैं। जैसे हमारे घर में जो स्पून रहती है ना, उस स्पून को ऐसे करके देखो तो हमें क्या दिखेगा, उसका जो अंदर वाला सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, कनकेव, और जो बाहर वाला ऐसे करके देखेंगे, उल्टा करके उलट के उसको, जैसे मान लो ये स्पून हमारा, तो ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कनकेव, और इसको ऐसे करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर को हम क्या, कनकेव मिरर को हम क्या बोल देते हैं, कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। देखो कनकेव मिरर इज दैट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जिसका जो कर्व्ड सरफेस होगा वो इनवर्ड होगा, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। ओके, नोट करो आप इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर इज दैट कनकेव मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, है ना। जैसे मैंने पहले बताया था, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, देखो मिरर बनते कैसे हैं, ग्लास बॉल होती है, फैक्ट्री लेवल पर करते क्या, इसको किसी एंगल पर कट करते हैं ना, इसी किसी एंगल पर कट करते हैं, जिसका कर्व्ड सरफेस बाहर होगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर इज दैट कन्वेक्स मिरर इज दैट कन्वेक्स मिरर इज दैट हुज सॉरी बच्चों,
कन्वेक्स मिरर इज दैट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, है ना, जिसका कर्व क्या हो, आउटवर्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इसको डाइवर्जेंट मिरर भी बोल देते हैं। ठीक है, आप सभी को पता चल गया होगा कैसे फैक्ट्री लेवल पर ये कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर बनता है। फैक्ट्री लेवल पर क्या रहता है, बॉल रहता है, बॉल को क्या करते हैं, काटते हैं, है ना, और जिसका कर्व सरफेस आउटवर्ड रहता है वो हो गया कन्वेक्स मिरर, और जिसका कर्व सरफेस इनवर्ड रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कनकेव मिरर बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा जनरल टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर, है ना, इनको जनरल टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर बोल दो या जनरल टर्म ऑफ कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। एग्जाम में क्या है, ये कई बार 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उनको हम क्या करते हैं, कंसेप्ट वाइज समझते हैं। देखो मान लो ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है ना, एक बॉल, जैसे मैंने क्या यहाँ पे एक डार्क लाइन और एक ये डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन और डार्क लाइन क्या बता रही है, ये एक हमारा स्फेरिकल ग्लास है ना, एक सर्कुलर स्फीयर है ये हमारा। ठीक है, अब हमने ये क्या लिया, ये हमने कनकेव मिरर लिया है ना, कनकेव मिरर लिया है। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या पॉइंट हमारा, सी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट, ये पी पॉइंट। ठीक है, और एम एन क्या हमारा, एम एन हमारा कनकेव मिरर है। अब कनकेव मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोल की। पोल क्या होता है ना, किसी भी मिरर का पोल क्या होता है। ये दो हमारी जो जनरल टर्म है, ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है ना। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पोल देखो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा एम एन कनकेव मिरर है, इस पे एक पॉइंट है पी। पी क्या होता है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर, है ना। जो मिड पॉइंट कनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। मिड पॉइंट क्या होता है, मतलब मिड से सेंटर एंड तक की दूरी दोनों में क्या रहती है, सेम होगा। मतलब मिड पॉइंट मतलब एम पी इज इक्वल टू एन पी, है ना। मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट पोल, है ना। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इतना आप डेफिनेशन याद रखें। पोल के बारे में और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हर बार पूछा जाता है। तो पोल क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्या हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे आप लोगों को पता होगा, कोई भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें एक सेंटर चाहिए ना, सेंटर से हम कंपास रख के ड्रॉ करते हैं ना सर्कल। तो वैसे ही क्या हो गया, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ होल स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ होल स्फीयर, इस होल स्फीयर का सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा जहां से हम इस पूरे सर्कल को ड्रा करेंगे, या इस स्फेरिकल ग्लास का जो जहां पे सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है, द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, है ना। जो रेडियस होगी वो क्या होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, है ना। ऐसे देख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को पी से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आया सबको समझ में, ठीक है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन, है ना। इसलिए जो हमारी जो लाइन है ये क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। एक प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को आपस में मिलाती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आया सबको समझ में, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्या है, अपार्चर। अपार्चर के बारे में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अपार्चर क्या होती है सर, कंफ्यूजन रहता है ना। किसी भी मिरर का वो एरिया या वो सरफेस जो रिफ्लेक्शन के काम आए, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, उसी एरिया का या उसी पार्ट ऑफ मिरर को हम क्या बोलेंगे, अपार्चर ऑफ दैट मिरर, है ना। अपार्चर दैट पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, है ना। दैट पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, है ना। मिरर का वो पोर्शन जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है ना, होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपार्चर बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा है ना एम एन मिरर है, तो इसका अपार्चर क्या होगा,
है ना, ये वाला जो सरफेस है जो मैं अब डॉट लगा रहा हूँ, ये क्या है, इसका अपार्चर है ना। जैसे देखो एक तो सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। आपने देखा होगा ये वाला जो सरफेस है नंबर 2 है, ये ज्यादा बैंड है ना, ज्यादा अंदर गहरा है, तो इसका अपार्चर ज्यादा होगा, इसका अपार्चर कम होगा। और प्लेन मिरर का अपार्चर सबसे ज्यादा कम होता है ना। अभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किसका अपार्चर सबसे कम होता है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर? लोएस्ट है ना, लोएस्ट अपार्चर किसका होता है? तो आंसर इज कनकेव मिरर, सॉरी प्लेन मिरर है ना। प्लेन मिरर का अपार्चर क्या रहता है, सबसे ज्यादा कम रहता है एज कंपेयर टू कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछते हैं, सर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में अपार्चर किसका ज्यादा रहता है? बच्चों वो डिपेंड करता है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, उसका अपार्चर ज्यादा होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, ये ओलंपियाड और सीबीएसई के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कई बार, कि जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका क्या गोलाई गहराई ज्यादा होगा ना, जिसका गहराई ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, तो उसका अपार्चर भी ज्यादा होगा। आप नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म प्रिंसिपल फोकस, है ना। प्रिंसिपल फोकस के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, सर कौन सा प्रिंसिपल फोकस है, कौन सा प्रिंसिपल फोकस नहीं है ना। तो आज इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। देखो प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का अलग होगा, कन्वेक्स मिरर का अलग होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है। प्रिंसिपल फोकस फॉर कनकेव मिरर, देखो ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर, और ये क्या हमारा कन्वेक्स मिरर। जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो हमेशा कनकेव मिरर में सामने की तरफ होगा, ओके। और कन्वेक्स मिरर में ये क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। इसको हम बोलते हैं रियल फोकस बोलते हैं, और इसको वर्चुअल फोकस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? दोबारा बता रहा हूँ, जो कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का दोनों का प्रिंसिपल फोकस अलग अलग होता है। ऐसा नहीं दोनों का, कई बच्चों को डाउट है सर दोनों का प्रिंसिपल फोकस सेम रहता है, नहीं। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस उसके सामने होगा और कन्वेक्स मिरर का उसका प्रिंसिपल फोकस उसके पीछे होगा, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर क्या होता है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज दैट पॉइंट, वो एक पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के सामने। ये क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, क्या है पॉइंट, एट विच ऑल द पैरेलल लाइट, है ना। प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ऑल द पैरेलल लाइन गेट कन्वर्ज आफ्टर गेट रिफ्लेक्शन। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है ना, और ये हमारा क्या है, यहाँ से लाइट आ रही है ना, यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो लाइट आके कहाँ, ये टकराई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे आके ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर ये क्या होगी, आपस में मिल गई, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल फोकस। जैसे कई बार क्या हमें पता नहीं होता सर, जैसे हम लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कैसे करते हैं, इसी बेसिस पे करते हैं। हम क्या करते हैं, स्ट्रेट पैरेलल लाइन कनकेव मिरर के ऊपर डालते हैं, जहाँ पर वो लाइन मीट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा बचपन में, जब भी हम कोई, या जैसे हम स्पून ले लेते हैं, स्पून को हम क्या करते हैं, जब हमारा सन निकला होता है उसको सन की तरफ फेस करके हम किसी कागज के ऊपर उसकी बीम डालते हैं, है ना। तो उसको हम एडजस्ट करते हैं, और जो फोकस पॉइंट क्या रहता है, अब वो सारी बीम जो सन से एनर्जी आ रही थी उस पॉइंट पे क्या कर देता है, वो कंसंट्रेट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारी एनर्जी आकर मिल जाती है ना। तो इसलिए क्या इस पॉइंट में क्या बोलते हैं, एनर्जी पॉइंट भी बोलते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा बचपन में स्पून के साथ जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं दोपहर में, जब सन की रेज स्पून के ऊपर डलवाते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर सारी रेज मिलती होती है, और हम वहाँ पर क्या कागज को रख देते हैं, पेपर को रख देते हैं, वो पेपर वो जलने लग जाता है ना। आप लोग भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना। तो ये एक ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको, है ना, एक कनकेव मिरर या स्पून के सामने, जिस पॉइंट पर क्या होगा, सन की सारी एनर्जी वहाँ पर कंसंट्रेट हो रही होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच all the parallel light get converge after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया, जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको रियल फोकस भी बोलते हैं, है ना।
जैसे रियल इमेज, रियल फोकस। जैसे ऐसे याद रखो, कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। थोड़ा तबीयत डाउन चल रही है बच्चों। ये कनकेव मिरर क्या है? रियल फोकस होता है। फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने होता है, ठीक है। अब क्या है, फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन पोल, देखो ऐसे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल, पोल क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर ना। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आया सबको समझ में? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सारी पैरेलल लाइट आकर मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस फॉर कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के लिए हमने देखो प्रिंसिपल फोकस कर लिया। प्रिंसिपल फोकस क्या है बच्चों? कंफ्यूजन में रहता है, बार बार बता रहा हूं मैं, एग्जाम में पूछते भी है। प्रिंसिपल फोकस फॉर कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल फोकस फॉर कन्वेक्स मिरर, दोनों में क्या माइन्यूट सा डिफरेंस है, ठीक है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर गेट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। ओके, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो मान लो ये हमारे पास क्या है? कन्वेक्स मिरर है ना। अब यहाँ से देखो, कन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। इसका हम डाइवर्जेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो भी लाइट गिरेगी वो डाइवर्ज हो जाएगी ना, दूर भगा देगा उसको, कन्वर्ज नहीं करेगा किसी पॉइंट पर। बट कनकेव मिरर क्या, कनकेव मिरर का क्या प्रॉपर्टी है? जब भी कोई लाइट इसके ऊपर आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को लाइट आएगी, वो क्या करेगा? आपस में इनको मिलाने की कोशिश करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखो कन्वेक्स मिरर के अंदर जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कन्वेक्स मिरर के लिए वो क्या होता है? वर्चुअल फोकस होता है। कन्वेक्स मिरर हैज ए वर्चुअल फोकस और फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। कनकेव मिरर में क्या था? जो फोकस था वो हमारा सामने था ना, फोकस हमारा कहाँ था? सामने था। बट इसमें फोकस कहाँ है? पीछे है, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या था? पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ जाके मिल रही थी? मीट एट फोकस, फोकस पर मिल रही थी। बट कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? जब लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो मान लो फर्स्ट लाइन ये, सेकंड रे ये है, ये आके इसके ऊपर टकराई तो क्या कर देगा? ये इसको डाइवर्ज कर देगा, दूर भगा देगा। इधर से आई, इसको इधर डाइवर्ज कर दिया। अगर हम इसको पीछे मिलाते हैं तो एक पॉइंट पर मिलेगा, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस या वर्चुअल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। दोबारा देखो, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है फ्रॉम विच लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज। देखो यहाँ से हमने लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टिंग, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रही है? ये डाइवर्ज हो रही है फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। हाँ, जब इसको पीछे बिठाएंगे, जब इसको पीछे मिलाएंगे तो हम क्या होगा? एक पॉइंट पर मीट करेगी और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। और ये कौन सा कैसा फोकस है? ये वर्चुअल फोकस है और ये हमेशा बिहाइंड द मिरर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है इनके बीच में रिलेशन, है ना। लिखो आप, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से और इसको आर से। देखो यहीं से देखो, ये देखो मान लो ये हमारा क्या है? स्फीयर है ना। और ये हमारा क्या हो गया? सेंटर। सेंटर से एंड तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो फोकस होता है वो क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ रेडियस होता है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ रेडियस होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा एफ होगा, फोकस होगा, वो r/2 होगा, ठीक है।
तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, फोकस इज इक्वल टू R/2। ओके, आया सबको समझ में? उम्मीद आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। देखो बच्चों, मेरा टारगेट क्या है, बच्चों को 0 लेवल से लेके आना ना। मैं चाहता तो बच्चों को टू द कनकेव मिरर कंसेप्ट, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर पर लेके आ सकता था, बट मैंने क्या किया, देखो कई बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा है सर एकदम बेसिक से उठाओ इसको, क्योंकि कई बच्चों को क्या है स्कूल में लेवल पर समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने इसको एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया है। और उम्मीद आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो, इससे क्या देखो हमको मोटिवेशन मिलता है और हमारा क्या फर्दर भी वीडियो बनाने का मन करता है ना। तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन हब। थैंक यू वेरी मच।